नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, महिला शिल्पकला भवन कॉलेज, बीआरए, बिहार विश्वविद्यालय से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जिस विषय पे हम सब चर्चा करेंगे, उसका शीर्षक है रीतिकाल। हिंदी साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने 4 भागों में विभक्त किया है, जिनमें से पहला है आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल एवं चौथा आधुनिक काल। समय सारणी के अनुसार रीतिकाल को मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। रीतिकाल में श्रृंगार परक रचनाएं अधिक हुई हैं। इसका कारण यह है कि तत्कालीन समय का परिवेश राजा, नवाबों एवं सामंतों के वर्चस्व से व्याप्त था। वहीं कवि अपनी जीविका को चलाने के लिए जीविका के साधन के रूप में काव्य रचनाओं को मानते थे और आश्रयदाताओं की रुचि के अनुसार मनोरंजन के साधन के रूप में कविताएं लिखा करते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से 1900 तक के समय को रीतिकाल कहा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल के नाम से अभिहित किया है। रीतिकाल में रीति शब्द का प्रयोग काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ है, अर्थात ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण मिलते हैं, रीति ग्रंथ कहलाते हैं। रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने रीति निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथों की रचना की। अतः इस काल की प्रधान प्रवृत्ति रीति निरूपण होने के कारण इस काल को रीतिकाल कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के कालों के नामकरण प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर ही किए हैं, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल एवं आधुनिक काल। अतः रीति की प्रधानता के कारण इस काल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि रीति का तात्पर्य क्या है, अर्थात रीति से अभिप्राय क्या है। रीति का अर्थ है पद्धति, रीति का अन्य अर्थ है शैली और काव्यांग निरूपण। ये तो हो गई रीति की परिभाषा, रीति का अर्थ। अब आगे चर्चा करते हुए हम रीतिकाल की परिस्थिति को, सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति को संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। रीतिकाल का जो समय है वो मुगलों का समय है। मुगलों के वैभव, पराभव, उनके पतन का समय है और साथ ही साथ अंग्रेजों के उदय का काल है। रीतिकाल में तत्कालीन समय में सामंतवादी प्रवृत्ति का बोलबाला इतना ज्यादा था और सामंतवाद के दोष सर्वत्र पूरे समाज में व्याप्त थे, जिसके कारण एक ओर विलासकी शासकों, सामंतों एवं अधिकारियों का बोलबाला था, वहीं दूसरी ओर गरीब जनता, गरीब लोग इनके अत्याचारों में पिस रहे थे। विलासिता की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण नारी को संपत्ति माना जाने लगा था। विलास के उपकरणों का संग्रह करना एवं सुरा सुंदरी में लीन रहना उच्च वर्ग के जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया था। और जैसा कि समस्त कालों में देखा जाता रहा है कि उच्च वर्ग का अनुसरण मध्य वर्ग और निम्न वर्ग सदैव करते आए हैं, इस काल में भी ऐसा ही हुआ। मध्य वर्ग भी उन्हीं उच्च वर्ग के पदचिन्ह पर चलने लगा और सुरा सुंदरी में लीन रहने लगा। और कहा जाता है कि कवि अपने समय का चितेरा होता है। ठीक उसी तरह रीतिकालीन कवियों ने भी अपने समय के विलासी राजाओं, सामंतों की विलास वृत्ति को तुष्ट करने के लिए
घोर श्रृंगार प्रधान रचनाएं लिखी। रीतिकाल के अधिकतर कवि राज्याश्रम में रहते थे, अतः इन कवियों की संपूर्ण अंतश्चेतना सुरा, सुंदरी और सुराही तक ही सीमित रह गई। उन्होंने अपनी योग्यता का विस्तार नारी के अंग चित्रण में ही केंद्रित कर दिया। इस विषय पर डॉक्टर नागेंद्र ने इसी कारण से लिखा है, इस साहित्य का सांचा चाहे जैसा भी हो, इस साहित्य का सांचा चाहे जैसा भी हो, उसमें ढली श्रृंगारिकता ही। इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने रीतिकालीन काव्यकारों को यौवन तथा वसंत के कवि कहा है। इसके अतिरिक्त रीतिकाल में कुछ ऐसे भी राज्याश्रित कवि थे जो अपने आश्रयदाताओं के दान, पराक्रम आदि का अलंकारिक वर्णन करते हुए धन की प्राप्ति करते थे। उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके धनोपार्जन करते थे। धार्मिक संस्कारों के कारण भक्तिपरक रचनाएं करके कुछ कवि आत्मलाभ करते थे, तो कुछ कवि जीवन के कटु, तिक्त, वैतिक्त अनुभवों को नीति का जामा पहनाकर नीति कथनों के रूप में व्यक्त किया करते थे। संपूर्ण रीतिकाल को यदि हम देखें तो वर्ण, विषय एवं प्रवृत्ति के आधार पर इसे हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है रीतिबद्ध काव्य, दूसरा है रीति सिद्ध काव्य एवं तीसरा रीति मुक्त काव्य। अब रीतिबद्ध काव्य से क्या तात्पर्य है? जिन काव्य ग्रंथों में लक्षण की प्रधानता हो, अर्थात रीतिबद्ध काव्य लक्षण काव्य को कहा जाता है। और इसके प्रवर्तक के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य चिंतामणि को इसका प्रवर्तक घोषित किया है। इनके साथ ही साथ आचार्य केशवदास, मतिराम, देव, पद्माकर, भिखारी दास तथा ग्वाल कवि का भी नाम विशेष रूप से इस श्रेणी में आता है। दूसरा है रीति सिद्ध काव्य। रीति सिद्ध काव्य को लक्ष्य काव्य की संज्ञा से सुशोभित किया गया है। इसके प्रवर्तक के रूप में गागर में सागर भरने वाले कवि बिहारी को जाना जाता है। रसनिधि, नृपशंभु तथा नेवाज भी रीति सिद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तीसरा जो वर्गीकरण है वो है रीति मुक्त काव्य का। रीति मुक्त काव्य, जिसे स्वच्छंद काव्य के नाम से भी जाना जाता है, इसके प्रमुख प्रवर्तक प्रेम के पीर के कवि घरानंद हैं। आलम, ठाकुर, बोधा एवं द्विजदेव जैसे महान कवि भी इस श्रेणी में सम्मिलित हैं। आशा करती हूँ कि आज का यह विषय रीतिकाल एवं उसका परिचय तथा वर्गीकरण आप सभी को समझ आया होगा। इस विषय की अगले भाग की चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।